Hello students, now I will discuss IGKV previous year question paper of course number APP 5121 part C. So part C में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम के ऊपर। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम दिया किसने था। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम दिया था कैरोलस लीनियस ने। Linnaeus used this nomenclature system for the first time on large scale and proposed scientific name of many plants and animals. हम सभी जानते हैं कि जितने भी plants और animals हैं, जितने भी living organism हैं, सबका एक scientific name है, plants का botanical name है। तो ये जो नेम है, जो जितने भी नेमिंग दी गई है, जो बॉटनिकल नेम है, जो साइंटिफिक नेम है, वो कौन से सिस्टम पर बेस्ड है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम के ऊपर बेस्ड है ना। तो ये जो नेमिंग दी है वो किसने दी है? कैरोलस लीनियस ने। तो यहाँ पे वही डिस्क्राइब किया गया है कि उन्होंने यूज़ किया है इस सिस्टम को लार्ज स्केल पर, और जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनका साइंटिफिक नेम प्रपोज किया। तो यहाँ पे जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा, बाइनोमियल से आप क्या समझ रहे हैं? बाई, यहाँ पे जो बाई लिखा हुआ है, बाई से मतलब दो, है ना। तो एक तरीके से ये द्वितीयक, इसका हिंदी हो गया। नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण, एंड सिस्टम क्या हो गया? पद्धति, द्वितीयक नामकरण पद्धति। तो हम आगे देखेंगे कि इसको बाइनोमियल क्यों कहा जाता है। तो सम इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है सम इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। तो फर्स्ट जो रूल है वो क्या है? फर्स्ट रूल जो है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, द नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म शुड बी बाइनोमियल, दैट इज़ टू पार्ट। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो नेम है वो बाइनोमियल होना चाहिए, मतलब वो दो पार्ट में होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू ICBN. The first part is designating genus and the first letter of the genus name should be in capital. आप यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल जो दे रखा है, पक्सीनिया ग्रामिनिस, है ना। पक्सीनिया ग्रामिनिस क्या है? ये एक पैथोजन है जो कि क्या करता है? वीट रस्ट, गेहूँ में या वीट में हम कहें, रस्ट डिसीज़ कॉज करता है। तो यहाँ पे जो पैथोजन है, इसमें जो फर्स्ट है, ये जो है, ये क्या हुआ? फर्स्ट पार्ट ये हो गया जीनस, ये क्या हो गया? स्पीशीज़। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, द फर्स्ट पार्ट इज़ डेजिग्नेटिंग जीनस। ये किसको डेजिग्नेट कर रहा है? जीनस को, है ना। एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ द जीनस नेम शुड बी इन कैपिटल। इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए। एंड द सेकेंड, जो सेकेंड पार्ट है वो क्या होता है? स्पीशीज़, है ना। और स्पीशीज़ का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या होना चाहिए? स्मॉल। जो लाइन यहाँ पर लिखी हुई, द सेकेंड नेम इज़ स्पीशीज़ एंड द फर्स्ट लेटर शुड बी इन स्मॉल लेटर, वो स्मॉल लेटर में होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड जो रूल है वो है, बाइनोमियल्स आर यूजुअली डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक और लैटिन। देखिए जितने भी नाम दिए गए, जितने भी साइंटिफिक या बॉटेनिकल नेम दिए गए हैं, वो कौन सी लैंग्वेज में दिए गए हैं? ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज में दिए गए हैं। तो क्यों ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज में ही दिए गए हैं? क्योंकि ये डेड लैंग्वेज है, इसलिए ग्रीक और लैटिन वर्ड में ही जितने भी साइंटिफिक नेम या बॉटेनिकल्स नेम जो हैं वो दिए गए हैं। तो जितने भी बाइनोमियल्स हैं, बाइनोमियल्स वही मतलब जो द्वितीयक जो नाम हैं वो किससे डेराइव हुए हैं? ग्रीक और लैटिन वर्ड से। थर्ड क्या है? थर्ड जो रूल है वो है, बाइनोमियल्स व्हेन हैंड रिटन शुड बी अंडरलाइन एंड व्हेन प्रिंटेड इटैलिक्स। देखिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल जो है, जैसे पक्सीनिया ग्रामिनिस का ही हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो पक्सीनिया ग्रामिनिस यहाँ हैंड रिटन जब हम लिखेंगे, जैसे हमने कॉपी में लिख रहे हैं, अगर हम कोई भी साइंटिफिक नेम या बॉटेनिकल नेम, तो हम क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। ये जैसे मैंने अंडरलाइन कर रखा है, तो इस तरीके से हम अंडरलाइन करते हैं। लेकिन जैसे अगर हम प्रिंट फॉर्म में लिखते हैं, प्रिंट फॉर्म में मतलब जैसे अगर हम PPT बना रहे हैं या वर्ड में टाइप कर रहे हैं कोई भी साइंटिफिक नेम या बॉटेनिकल नेम, तो वो किस में रहेगा? इटैलिक्स में, है ना। इटैलिक्स जैसे आपने देखा होगा वर्ड वगैरह में, ऊपर आप देखे होंगे उसमें एक आई, कैपिटल आई करके एक आइकन बना होता है, वो इटैलिक्स का आइकन होता है। तो अगर हम प्रिंट कर रहे हैं तो इटैलिक्स रहेगा नेम जो है वो, लेकिन अगर हम हैंड रिटन लिख रहे हैं, कॉपी में लिख रहे हैं, अगर आप आंसर लिखते हैं तो हमेशा याद रखिए जितने भी बॉटेनिकल नेम या साइंटिफिक नेम है हमेशा उनको आप अंडरलाइन करिए, ठीक है।
देन फोर्थ है साइटेशन ऑफ ऑथर्स नेम। अब इस रूल में क्या बताया गया, इस रूल में ये बताया गया है कि साइंटिस्ट का नाम है ना, हम साइंटिस्ट का नाम भी देते हैं, उस साइंटिस्ट का नाम जिसने उस ऑर्गेनिज्म को क्या किया है, डिस्क्राइब किया है। क्योंकि चूँकि अब कोई साइंटिस्ट हैं और वो किसी ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो एज ए रिस्पेक्ट तो उनका नाम हमें देना चाहिए। तो सेम वही यहाँ पे किया गया है। जैसे कि एग्जाम्पल, पहले मैं एग्जाम्पल आपको डिस्कस करूँगी। पक्सीनिया ग्रामिनीस, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, परसून और पर्स, है ना। तो ये परसून क्या हुए, ये साइंटिस्ट हैं, ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पक्सीनिया ग्रामिनीस पैथोजन को क्या किया था, डिस्क्राइब किया था। तो यहाँ पे वही रूल लिखा हुआ है, द फुल नेम और एब्रीविएशन नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्क्राइब फंगस फर्स्ट फॉलो द स्पीशीज़ नेम, है ना। तो जो भी साइंटिस्ट जिन्होंने ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब किया है, या तो उसका हम फुल नेम लिखेंगे, फुल नेम, और एब्रीविएशन। एब्रीविएशन क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे फुल ना लिख करके शॉर्ट कर देना, है ना। किसी भी नेम को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, कोड में लिख रहे हैं, तो वो होता है एब्रीविएशन। तो यहाँ पे हम परसून का जो एब्रीविएशन यूज़ कर सकते हैं, पर्स। ओके, देन नेक्स्ट जो रूल है वो है साइटेशन ऑफ टू ऑथर नेम। तो पहले मैं ये समझा देती हूँ कि अब ये हम दो ऑथर के नाम को क्यों साइट करेंगे, है ना। अभी तक हम अभी जो फोर्थ जो रूल पढ़ा उसमें हमने देखा कि एक साइंटिस्ट जो जिसने डिस्क्राइब किया है साइंटिफिक नेम को, हम उसका नाम लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे दो साइंटिस्ट या दो ऑथर की बात हो रही है। तो देखिए, फॉर एग्जांपल, है ना, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, हम सब जानते हैं फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस क्या कॉज करता है। ये सबसे मोस्ट जो फेमस डिसीज़ है ना, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो का क्या है, कॉजल ऑर्गेनिज्म है ना। तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस को प्रीवियसली जो है बोट्राइटिस इन्फेस्टेंस के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, बोट्राइटिस क्या हो गया, जीनस हो गया, है ना। इन्फेस्टेंस क्या हो गया, आपका स्पीशीज़ हो गया। यहाँ फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा, है ना। और चूँकि ये क्या है, आपका साइंटिफिक नेम है, तो ये अंडरलाइन किया हुआ है ना, क्योंकि ये मैंने लिखा है कॉपी में इसलिए। देन एक साइंटिस्ट का नाम एब्रीविएशन दे रखा है, मॉन्ट, है ना। तो मॉन्ट ने इस पैथोजन को क्या किया था, डिस्क्राइब किया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, यहाँ पे देखिए मॉन्ट ब्रैकेट में, मॉन्ट जो नेम है वो ब्रैकेट में कर दिया गया है, और यहाँ पे डी बेरी लिखा हुआ है ना। तो बाद में क्या हुआ, जो डी बेरी, ये भी एक साइंटिस्ट हैं। तो डी बेरी जब डी बेरी ने क्या किया, इसको फिर से मतलब वापस से इस पैथोजन के ऊपर स्टडी की, और फिर उनको और ज़्यादा जब स्टडी उन्होंने की, चूँकि हम जानते हैं कि साइंस में जो भी रिसर्च होता रहता है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये एक रिसर्च का एक लेवल है। उस एक लेवल पे अगर हम पहुंचते हैं, फिर उसके आगे भी स्टडी होती रहती है। तो कुछ भी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। तो जब डी बेरी ने स्टडी की, तो उन्होंने बोट्राइटिस इन्फेस्टेंस को क्या बताया, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ नेम ऑफ स्पीशीज़ इज़ ट्रांसफर्ड टू अनदर जीनस फ्रॉम ओरिजिनल, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो जीनस ही चेंज हो गया। पहले बोट्राइटिस जीनस था और बाद में फाइटोप्थोरा जीनस आ गया, है ना। तो उन्होंने क्या किया, जीनस इन्होंने पता लगा लिया कि ये तो किसी अदर जीनस का पैथोजन है, तो उन्होंने फाइटोप्थोरा नेम दे दिया। The name of first author who first described species must be kept in parenthesis followed by name of second author who gave present status of species। तो जब ऐसा होता है ना, जब चेंज हो जाता है किसी भी स्पीशीज़, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीनस जब चेंज हो रहा है, तो क्या होगा, जो पहले पुराने जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था, उनका नेम कहाँ चला जाएगा, ब्रैकेट में। और ब्रैकेट के बाहर जैसे ये डी बेरी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर बाद में फिर से इसको डिस्क्राइब किया, तो उनका नाम इस ब्रैकेट के बाहर उनका नाम लिखा जाता है। देन सिक्स्थ जो रूल है, द टेक्सा
यूज्ड इन क्लासिफिकेशन आर किंगडम, डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़। कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको हम उसका जब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं तो वो इनमें ही बटा होता है, किंगडम में, देन डिवीज़न, फिर क्लास आएगी, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, देन जीनस एंड स्पीशीज़, है ना। इसके सब डिवीज़न भी होते हैं, जैसे डिवीज़न है, डिवीज़न के बाद क्या आ जाएगा, सब डिवीज़न, है ना। डिवीज़न के बाद सब डिवीज़न, क्लास के बाद सब क्लास एंड ऑर्डर के बाद सब ऑर्डर, ठीक है। 7th रूल है स्पीशीज़ इज़ द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। यूनिट है, इकाई है क्लासिफिकेशन की, क्योंकि लास्ट में, सबसे लास्ट में हम क्या देखते हैं, स्पीशीज़ ही देख रहे हैं, इसलिए, है ना। 8th जो है स्पीशीज समटाइम्स ब्रोकन इनटू वेराइटी ऑफ फॉर्मी स्पेशियल्स एंड वेराइटीज़ इनटू रेसेस एंड रेसेस इनटू बायोटाइप्स। देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एग्जाम्पल देखिए, पक्सीनिया ग्रैमिनिस, वही पुराना वाला जो एग्जाम्पल है वो वापस से आ गया, पक्सीनिया ग्रैमिनिस, है ना। ये क्या हो गया, जीनस, ये हो गया स्पीशीज़, ये इसका फर्स्ट लेटर जो है वो क्या रहेगा, हमेशा कैपिटल, स्पीशीज़ का फर्स्ट लेटर हमेशा क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा। हम हैंड रिटन, यहाँ पे हैंड रिटन है इसलिए हमने क्या किया है, अंडरलाइन करके लिखा है ना। फिर देन ट्रीटिसाई रेस 1, अब रेस 1 तो रेस 1 क्या हुआ, जैसे कि एक तरीके से फिजियोलॉजिकल रेसेस की अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि एक दो लोकेलिटी है, एक ए है एंड एक बी है। यहाँ पे भी जैसे यहाँ पे वीट लगा हुआ है और यहाँ पे भी वीट लगा हुआ है, ये तो अलग अलग शहर हैं, है ना, बहुत दूर दूर या अलग अलग लोकेलिटी या जियोग्राफिकल रीजन है, ठीक है। अब यहाँ पे वीट रस्ट डिसीज़ यहाँ पे भी आई हुई है, यहाँ पे भी वीट रस्ट डिसीज़ आई हुई है। वीट रस्ट का जो आपका कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो क्या हुआ, पक्सीनिया ग्रैमिनिस, है ना। तो पक्सीनिया ग्रैमिनिस का अटैक यहाँ भी है, पक्सीनिया ग्रैमिनिस का अटैक यहाँ पे भी है, लेकिन क्या है वो उनमें क्या हो गया, वो जेनेटिकली तो वो सिमिलर है, लेकिन उनमें कुछ जो उनकी जो फिजियोलॉजी है ना, जैसे कि यहाँ पे भी ये स्पोर बना रहा है, यहाँ पे भी ये स्पोर बना रहा है, पर हो सकता है ए लोकेलिटी का जो पैथोजन है, यही जो सेम ए लोकेलिटी का पक्सीनिया ग्रैमिनिस है वो ज़्यादा स्पोर बना रहा है, और ये हो सकता है कि कम स्पोर बना रहा है, या फिर ये हो सकता है इसका जो स्पोर है वो थोड़ा सा साइज़ में बड़ा हो, यूरिडोस्पोर जो ये बनाता है हो सकता है साइज़ में बड़ा हो, इसका साइज़ में छोटा हो, है ना। तो जो माइनर जो यहाँ पे डिफरेंसेस हैं, है ना, तो इनको हम क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल रेसेस। तो जो रेस होता है वो इस तरीके से बाद में उसको डिनोट किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा अभी कोविड था, तो कोविड की भी अलग अलग रेसेस थी, जो कोरोना वायरस आया था उसकी भी अलग अलग रेसेस थी, अल्फ़ा, बीटा, गामा, ओमिक्रॉन। तो वो था तो एक ही सेम वायरस था, लेकिन उसकी रेसेस जो थी वो अलग अलग थी। मतलब यहाँ पे वही बात की जा रही है। बायोटाइप्स एक एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ, जैसे कि कैबेज एंड कॉलीफ्लावर, है ना। तो आप सभी जानते हैं कैबेज एंड कॉलीफ्लावर सेम फैमिली है ना, लेकिन वो क्या है आपस में, एक तरीके से हम देखा जाए तो वो क्या है आपस में, बायोटाइप्स हैं। देन जो सेकंड क्वेश्चन उसमें आपके क्वेश्चन पेपर में आया है वो है कल्चर मैथड्स ऑफ प्लांट डिसीज़ मैनेजमेंट। तो कल्चर मैथड्स में क्या क्या आते हैं, जितने भी आप एग्रोनॉमिकली जो कल्चर मैथड्स जो होते हैं, जो हम हमारे फार्म पे या फील्ड पे अप्लाई करते हैं, तो वो सारे मेथड इसमें हम देखेंगे जिससे डिसीज़ को मैनेज किया जा सके। डिसीज़ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, किसी भी डिसीज़ को कंट्रोल करना मतलब कि निल कर देना, मतलब ज़ीरो कर देना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कभी भी डिसीज़ जो है वो एकदम ज़ीरो नहीं हो सकती है, इसलिए हम हमेशा प्लांट डिसीज़ कंट्रोल नहीं बोलेंगे, प्लांट डिसीज़ मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो यहाँ पे है वो होता है रॉगिंग, लिखा हुआ है रिमूवल ऑफ डिसीज प्लांट और देयर अफेक्टेड ऑर्गन फ्रॉम फील्ड। रॉगिंग का मतलब होता है जो भी अगर आपको बीमारी या रोग ग्रसित आपको पौधा दिख रहा है फील्ड पे, या जैसे कोई पेड़ है ना, पेड़ों पे भी इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन होता है, तो जो वो पार्ट है, अब पूरा का पूरा पेड़ तो नहीं उखाड़ देंगे, है ना, तो जो उसकी ब्रांचेज हैं जिनमें इन्फेक्शन हो रखा है ना, या तो फ्रूट हैं जो इन्फेक्टेड हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम रिमूव कर देंगे, तो वो क्या कहलाता है, रॉगिंग, है ना। तो ये रॉगिंग का एक एग्जांपल है क्या 1927 से 35, है ना, इस
इस ड्यूरेशन में यूएसए में, है ना, यूएसए में सिट्रस कैंकर का बहुत ज़्यादा अटैक हुआ था। सिट्रस कैंकर एक डिसीज़ है, बैक्टीरियल डिसीज़, जो कि कहाँ आती है, किस में आती है, सिट्रस में। तो बहुत ज़्यादा सिट्रस पे कैंकर डिसीज़ का अटैक हुआ था। तो क्या किया गया था, वहाँ 3 मिलियन पेड़ जो हैं वो क्या किए गए थे, काट दिए गए थे और जला दिए गए थे। तो 3 मिलियन ट्रीज़ वर कट डाउन एंड बर्न, है ना। सेकंड जो है इसमें आएगा आपका मेथड, इरेडिकेशन ऑफ अल्टरनेट एंड कोलेट्रल होस्ट, है ना। तो इरेडिकेशन, या फिर हम इसको हिंदी में बोल सकते हैं उन्मूलन, है ना, अल्टरनेट होस्ट एंड कोलेट्रल होस्ट का, ठीक है। तो अल्टरनेट होस्ट एंड कोलेट्रल होस्ट में क्या डिफरेंस है ना। यहाँ पे होस्ट की हम बात कर रहे हैं, होस्ट की बात कर रहे हैं, तो होस्ट किसके लिए, होस्ट पैथोजन के लिए होस्ट, है ना। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जैसे कि अब क्या होता है, जैसे फील्ड में अभी आप देखेंगे, अभी तो खरीफ का मौसम, अभी खरीफ शुरू होगा, तो क्या होगा, जो धान है वो बहुत लगाया जाएगा। फिर धान जो है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं पैडी लूँ तो पैडी लगाया जाएगा। पैडी की जब हार्वेस्टिंग हो जाएगी, पैडी में सबसे पैडी की एक डिसीज़ लेते हैं अगर हम, ब्लास्ट, है ना। तो ब्लास्ट का अटैक रहेगा पैडी के ऊपर, लेकिन जब धान की कटाई हो जाएगी तो खेत में कुछ बचेगा नहीं। अब वो जो पैथोजन है वो कहाँ रहेगा, तो या तो वो सॉइल बॉर्न है तो सॉइल में रहेगा, या फिर वो कहाँ पर रहेगा, अल्टरनेट या कोलेट्रल होस्ट के ऊपर, मतलब जो वहाँ पे वीड्स, जो वहाँ पे खरपतवार रहते हैं उनके ऊपर वो उनके स्पोर्स या वो जो फंगस है वो सर्वाइव करती है। तो इसलिए उनका इरिडिकेशन भी ज़रूरी है। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है बारबेरी का, है ना। तो ये जो बारबेरी प्लांट है, बारबेरी प्लांट जो है वो ब्लैक स्टेम रस्ट, वही जो पक्सीनिया ग्रामिनिस है ना, पैथोजन जो क्या कॉज करता है, ब्लैक स्टेम रस्ट, किसमें, वीट में, है ना। तो वीट में ये ब्लैक स्टेम रस्ट कॉज करता है। तो जब तक आपका गेहूं का मौसम है ना, गेहूं लगा हुआ है खेत में, तो ये गेहूं के ऊपर डिसीज़ कॉज करेगा। जैसे ही आप गेहूं की कटाई करेंगे तो इसका जो पैथोजन है पक्सीनिया ग्रामिनिस, है ना, तो वो कहाँ पर सर्वाइव करता है, बारबेरी प्लांट के ऊपर, है ना। और ये दोनों जो हैं, वीट और बारबेरी, वीट एंड बारबेरी जो हैं वो सेम फैमिली के नहीं हैं, इसलिए ये क्या हुए आपस में, अल्टरनेट होस्ट, है ना। तो बारबेरी इरेडिकेशन प्रोग्राम चलाया गया था फ्रांस एंड यूएसए में टू रिड्यूस द सीवियरिटी ऑफ ब्लैक स्टेम रस्ट। एंड सेकेंड है इरिडिकेट कोलेट्रल होस्ट सच एज पैनिकम स्पीशीज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ राइस ब्लास्ट पैथोजन। अब यहाँ पे कोलेट्रल होस्ट की बात कर रहे हैं, तो ये जो होते हैं ये सेम फैमिली से रिलेटेड होते हैं। देखिए जो राइस है ना, पोएसी फैमिली, पैनिकम जो है ये भी एक ग्रास फैमिली का ही जो है ग्रास फैमिली से रिलेटेड है। तो ये दोनों सेम फैमिली के हो गए, इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है, कोलेट्रल होस्ट। तो हम अगर वही मैंने आपको जैसे बताया कि पैडी है ना, पैडी जब तक लगा हुआ है तब तक ब्लास्ट पैथोजन का जो अटैक है वो राइस पे रहेगा, लेकिन जैसे ही हार्वेस्टिंग होगी, है ना, हार्वेस्टिंग के बाद अब पैथोजन कहाँ सर्वाइव करेगा, तो वो इन्हीं जो घासें उगी होती हैं आसपास खेतों के, वहाँ सर्वाइव करता है। तो राइस ब्लास्ट का पैथोजन जो है, फॉर एग्जांपल जैसे कि पैनिकम स्पीशीज़ पे भी सर्वाइव करता है। थर्ड जो है वो है क्रॉप रोटेशन। आप सब जानते हैं क्रॉप रोटेशन क्या होता है, और क्रॉप रोटेशन का अगर हम लोग यहाँ पैथोलॉजी की बात कर रहे हैं तो क्रॉप रोटेशन अपनाने से क्या होता है, यहाँ पे रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ सॉइल बॉर्न डिसीजेस, है ना। जो भी सॉइल बॉर्न डिसीजेज हैं उनको रोकने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्रॉप रोटेशन। इसका एग्जांपल क्या है, वीट एंड सॉर्गम कैन बी प्लांटेड इन रोटेशन विद ससेप्टिबल क्रॉप सच एज सोयाबीन। सोयाबीन के साथ हम लोग किसका क्रॉप रोटेशन यूज़ कर सकते हैं, वीट का या फिर सॉर्गम का, क्योंकि दोनों सेम फैमिली के नहीं हैं, तो बहुत सारे पैथोजन से इनको बचाया जा सकता है, सॉइल बॉर्न पैथोजन से। नेक्स्ट है क्रॉप सैनिटेशन, मतलब एक तरीके से साफ़ सफाई रखना, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि क्या होता है जब कोई खेत है, हार्वेस्टिंग हो गई, हार्वेस्टिंग के बाद भी जो छोटे छोटे प्लांट पार्ट्स रहते हैं वो वहीं रह जाते हैं खेत पे, तो उनको हम क्या बोलते हैं, प्लांट डेब्रीज, है ना। तो उनको कलेक्ट करके फिर उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे, है ना। ताकि क्यों करते हैं ऐसा, रिड्यूस द प्राइमरी इनोकुलम,
प्राइमरी इनोकुलम क्या होता है, यहाँ पर ये इनोकुलम से आप क्या समझते हैं, पैथोजन का पार्ट है ना, जो कि डिसीज़ कॉज करता है। अब यहाँ प्राइमरी लग गया, तो इनोकुलम के आगे प्राइमरी लग गया, मतलब कि जो डिसीज़ को इनिशिएट करता है, जो डिसीज़ को प्रारंभ करता है, वो क्या हो जाएगा, प्राइमरी इनोकुलम। इसके जस्ट अपोजिट क्या होता है, सेकेंडरी इनोकुलम। सेकेंडरी इनोकुलम क्या होता है, जो डिसीज़ को फैलाता है या स्प्रेड करता है। देन नेक्स्ट है मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। तो हम पहले फर्टिलाइज़र देख लेते हैं। एक्सेसिव नाइट्रोजन एप्लीकेशन एग्रेवेट्स डिसीजेज लाइक स्टैम रोड, BLB एंड ब्लास्ट डिसीजेज, है ना। बहुत ज़्यादा हम नाइट्रोजन का इस्तेमाल अगर करेंगे तो क्या होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं वो सक्यूलेंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ होती है। जब आप यूरिया जब हम डालते हैं खेत में तो बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हो जाती है ना। तो वो क्या है, वो एक तरीके से पैथोजन के लिए वो बहुत फेवरेबल कंडीशन है। तो हमें एक्सेसिव नाइट्रोजन अगर हम एप्लीकेशन करते हैं तो उससे क्या हो सकता है, ये सारी बीमारियां जो हैं वो आ सकती हैं। सारी किसकी बीमारियां, ये सारी पैडी, है ना, आपका राइस की डिसीजेज हैं। फिर सेकंड आपका यहाँ पे क्या लिखा था, मैन्योर, है ना। तो ग्रीन मैन्योर हेल्प टू मैनेज द डिसीज लाइक कॉटन विल्ट एक्सेट्रा। ग्रीन मैन्योरिंग मतलब ग्रीन मैन्योरिंग जो हरी खाद होती है उसका इस्तेमाल करके हम कॉटन विल्ट, है ना, विल्ट, जैसे विल्ट किससे होता है, फ्यूजीरियम से होता है। तो जो सॉइल बॉर्न डिसीजेज हैं उनको रोक सकते हैं, क्योंकि जो मैन्योर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सॉइल टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं। तो उससे बहुत सारे पैथोजन जो होते हैं, सॉइल बॉर्न पैथोजन जो हैं वो किल हो जाते हैं। देन लास्ट है समर प्लोइंग। समर प्लोइंग मतलब ग्रीष्मकालीन जुताई, है ना। तो अगर आप गर्मियों में जुताई कर देंगे तो उससे क्या होता है, एक्सपोजर, है ना, एक्सपोज हो जाते हैं जो भी सॉइल बॉर्न पैथोजन हो गए, नीमेटोड्स के अंडे हैं, ये सारे क्या हो जाते हैं, एक्सपोज होते हैं। अब हाई टेम्परेचर रहता है गर्मियों में तो उसके वजह से वो क्या हो जाते हैं, वो सारे इरेडिकेट, है ना, वो सारे डेड हो जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फंजाई। इसके पहले जो मैंने आपको बताया कल्चरल मेथड्स, तो प्लीज़ उसमें आप एग्जाम्पल्स जो मैंने दिए हैं वो मेंशन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चंस रहते हैं उनमें एग्जाम्पल देना चाहिए। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फंजाई, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तो फंजाई क्या है, फंजाई आर यूकैरियोटिक एंड हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोटिक जिनका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक, है ना। और बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, ओके, जिनका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता है। यहाँ पे यू मतलब न्यू, कैरियोटिक किससे रिलेटेड हो गया, न्यूक्लियस से, है ना। तो न्यू न्यूक्लियस मतलब वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, तो यूकैरियोटिक। एंड हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, हिस्ट्रो मतलब अदर, है ना, ट्रॉफिक यहाँ रिलेटेड हो गया न्यूट्रिशन से। तो जो फंजाई हैं वो हेटेरोट्रॉफिक हैं, क्यों, क्योंकि फंजाई में क्लोरोफिल नहीं होता, है ना। प्लांट्स जो हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक, वो उनमें क्लोरोफिल होता है, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन फंजाई ऐसा नहीं करते हैं, है ना, इसलिए वो क्या है, हेटेरोट्रॉफिक। दे मे बी यूनिसेल्यूलर और फिलामेंटस, है ना, वो आपका यूनिसेल्यूलर मतलब एक सेल वाले भी हो सकते हैं, एक कोशिकीय, या मल्टी सेल्यूलर भी होते हैं। फंजाई कंसिस्ट लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज हाइफी। जो फंगस होता है उसमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। इसको हम यूनिट भी बोल सकते हैं, एक तरीके से उसकी यूनिट है फंगस की, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइफी। लेकिन यही बहुत सारे जब हाइफी जो है वो आपस में मिल जाते हैं तो ये एक नेटवर्क बना देंगे, तो नेटवर्क ऑफ हाइफी क्या कहलाएगा, माइसीलियम। दीज हाइफी टुगेदर फॉर्म अ मैश लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड माइसीलियम। फोर्थ कैरेक्टर क्या है, फंजाई पोजेज अ सेल वॉल विच इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। फंजाई में सेल वॉल होती है जो कि किसकी बनी होती, काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स की। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज सेक्शुअल और एसेक्शुअल। ये एसेक्शुअल एंड सेक्शुअल दोनों मेथड से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। द रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ स्पोर, है ना। तो ये क्या बनाते हैं, ये रिप्रोडक्शन में स्पोर्स बनाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन किंगडम फंजाई कैन बी क्लासीफाइड इनटू 3 ग्रुप्स, है ना। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो उस आधार पर फंजाई को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्या हो जाएगा, सैप्रोफाइट्स, है ना। सैप्रोफाइट्स से क्या समझेंगे आप, मृतोपजीवी, है ना, जो डेड, आपका जो डेड मटेरियल से अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं, तो उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, राइजोपस एंड पेनिसिलियम। एंड सेकंड क्या है, पैरासिटिक,
है ना। पैरासिटिक मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, टेफ्रीना एंड पक्सीनिया। एंड थर्ड है आपका सिम्बायोटिक, है ना। तो सिम्बायोटिक में आपका आ जाएगा लाइकेन एंड माइकोराइजा। लाइकेन मतलब एल्गी एंड फंजाई का रिलेशनशिप रहेगा यहाँ पे। माइकोराइजा मतलब माइको से आप क्या समझते हैं, फंगस। राइजा से क्या हो जाएगा, रूट्स, है ना। तो ये रूट्स किसकी, हायर प्लांट्स। तो हायर प्लांट्स के साथ में फंगस का जो रिलेशनशिप होता है वो क्या कहलाता है, माइकोराइजा। तो इस तरीके से ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी दिखाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है आपका नेचर ऑफ वायरस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तो नेचर ऑफ वायरस देखते हैं। फर्स्ट है वायरस आर नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसमें कोई आपकी सेल नहीं पाई जाती है वायरस में, है ना। तो नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है विच इज़ इनक्लोज्ड इनटू अ प्रोटेक्टिव एनवलप, है ना। ये एक प्रोटेक्टिव एनवलप से क्या होता है, घिरा होता है, ठीक है। फिर वायरस डू नॉट ग्रो नाइदर रेस्पायर नॉट मेटाबोलाइज बट दे रिप्रोड्यूस, है ना। जब वायरस होते हैं वो ग्रो नहीं कर सकते हैं, मतलब, और इसको हम आर्टिफिशियली मीडिया पे भी ग्रो नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं। नाइदर रेस्पायर, ये रेस्पायर भी नहीं करते हैं, ना इनमें कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, लेकिन ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन रिप्रोड्यूस भी कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। दे आर सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोड कैप्सिड एंड हैव अ न्यूक्लिक एसिड कोर कंप्राइजिंग डीएनए और आरएनए, ठीक है। इनमें क्या होगा, इनमें एक तो प्रोटीन कोड होगा, है ना, या फिर इसमें क्या प्रोटीन कोड तो होगा, साथ ही क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो क्या होंगे, या तो डीएनए या तो आरएनए। तो या तो वायरस में डीएनए होगा या फिर आपका आरएनए होगा। मोस्टली जो प्लांट वायरसेस होते हैं, मैं मोस्टली कह रही हूँ, नॉट ऑल, है ना। तो मोस्टली जो प्लांट वायरसेस होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, आरएनए, ओके। दे आर कंसिडर्ड बोथ एज लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, है ना। इसको हम लिविंग में भी कंसीडर कर सकते हैं, नॉन लिविंग में भी कंसीडर कर सकते हैं। लिविंग में क्यों कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। रिप्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है वायरस कैन बी एन इन्फेक्शियस एजेंट विच ओनली रेप्लिकेट्स विद इन अ होस्ट ऑर्गेनिज्म। इसको एक अनदर होस्ट की ज़रूरत होती है रेप्लिकेशन करने के लिए। डीएनए की रेप्लिकेशन या आरएनए की रेप्लिकेशन के लिए इसको क्या होती है, अनदर होस्ट की कॉपी बनाना है इसको अपने न्यूक्लिक एसिड की, तो अनदर होस्ट की ज़रूरत होती है। तो ये रेप्लिकेट कर सकता है, ये इसकी क्या है, लिविंग प्रॉपर्टी है ना। तो ये लिविंग प्रॉपर्टी हो गई। एंड नॉन लिविंग ये भी बोल सकते हैं, जैसे वो अगर होस्ट के बाहर है ना, तो होस्ट के बाहर है तो फिर वो कैसा रहता है, वो रेप्लिकेट नहीं कर सकता, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, ये उसकी नॉन लिविंग प्रॉपर्टी होगी। सेकंड हम उसको क्रिस्टलाइज्ड कर सकते हैं, तो वो क्रिस्टलाइज्ड कर सकते हैं, वो भी उसकी क्या हो गई, नॉन लिविंग प्रॉपर्टी हो गई। देन नेक्स्ट है फेनोरोगेमिक प्लांट पैरासाइट, है ना। तो फेनोरोगेमिक प्लांट पैरासाइट्स जो हैं वो क्या होते हैं, तो फेनोरोगेमिक प्लांट पैरासाइट्स आर फ्लावरिंग प्लांट और सीड प्लांट, है ना। ये फ्लावरिंग प्लांट होते हैं या सीड प्लांट होते हैं विच लीड अ पैरासिटिक लाइफ ऑन अदर लिविंग प्लांट्स, जो कि क्या करते हैं, पैरासिटिक लाइफ मतलब इनकी एक पैरासिटिक लाइफ होती है अदर लिविंग प्लांट्स के ऊपर, है ना। इसका एग्जांपल जैसे कि अमरबेल जो है, आपने देखा होगा अमरबेल येलो रंग कलर की होती है, मतलब उसमें क्लोरोफिल नहीं होता, तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती, तो उसको क्या चाहिए, उसको न्यूट्रिशन चाहिए। अब न्यूट्रिशन वो कहाँ से लेगी, तो न्यूट्रिशन वो अदर प्लांट से लेती है ना। तो वो अमरबेल क्या होगी, फेनोरोगेमिक प्लांट पैरासाइट, है ना। इसका क्लासिफिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे आपके ऑब्जेक्टिव जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी ये पूछा जाता है। तो फेनोरोगेमिक पैरासिटिक प्लांट्स जो होते हैं वो दो में डिवाइड किया गया है उनको, स्टेम पैरासाइट और रूट पैरासाइट, है ना। तो स्टेम पैरासाइट में भी दो में डिवाइड किया गया है, हॉलो स्टेम एंड सेमी स्टेम, जो पूरी तरीके से स्टेम पर निर्भर होता है, और यहाँ सेमी मतलब जो पूरी तरीके से स्टेम पर निर्भर नहीं है।
हॉलो स्टेम का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, डॉडर। सेमी स्टेम का हो जाएगा लॉरेंथस, ठीक है। देन सेकेंड क्या है, रूट पैरासाइट। तो रूट में भी हॉलो रूट पैरासाइट एंड सेमी रूट पैरासाइट, जो पूरी तरीके से रूट पर निर्भर है, जैसे ऑरोबैंक के। एंड जो सेमी रूट है ना, जो आपका पूरी तरीके से निर्भर नहीं है रूट पे, तो उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, स्ट्रिगा। ये जो एग्जांपल्स हैं, चारों एग्जांपल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जांपल देकर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे डॉडर है, वो क्या है, वो हॉलो स्टेम पैरासाइट है, सेमी स्टेम पैरासाइट है, हॉलो रूट पैरासाइट है, या सेमी रूट पैरासाइट है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस जो हैं वो ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछे जाते हैं। ये फेनेरोगेमिक पैरासिटिक प्लांट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ इंटीग्रेटेड प्लांट डिसीज़ मैनेजमेंट, है ना। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हम यहाँ पे मैनेजमेंट यूज़ करते, कंट्रोल हम कभी भी यूज़ नहीं करते। जैसे कि अभी कोविड जो आया था, कोरोना, तो क्या आप बोल सकते हैं कि वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया? नहीं, वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है ना। तो वो कंट्रोल नहीं हुआ, इसको हमने मैनेज ज़रूर कर लिया है ना। तो फर्स्ट क्या है इसमें, अवॉइड केमिकल पॉल्यूशन ऑफ सॉइल, वाटर, एयर एंड फूड प्रोडक्ट्स। हम इंटीग्रेटेड प्लांट डिसीज़ मैनेजमेंट में, इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होगा कि हम बहुत सारे मेथड्स इसमें अपनाते हैं, जैसे कि कल्चरल हो गया, फिजिकल मेथड्स एंड बायोलॉजिकल मेथड, सब तरीके, हर अप्रोच को हम अपना कर किसी भी डिसीज़ को हम इसमें, या किसी भी प्लांट की जितनी भी डिसीजेस है उसको हम मैनेज करते हैं ना। तो हम शुरू से, जैसे कि हम सीड ट्रीटमेंट करेंगे, या आपका सबसे फर्स्ट हम क्या कर सकते हैं, ग्रीष्मकालीन जो जुताई होती है वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से मेथड्स बहुत सारे अपनाकर हम क्या कर सकते हैं, डिसीज़ कोई इंसिडेंस को हम कम कर सकते हैं। तो इसमें ये फर्स्ट जो इसका एडवांटेज ये है कि चूँकि आप जैसे कल्चरल मेथड्स हो गया, फिज़िकल मेथड्स है, और बायोलॉजिकल मेथड्स हैं, बायो कंट्रोल एजेंट्स को अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होगा, केमिकल पॉल्यूशन कम होगा। क्यों? क्योंकि हम केमिकल्स कम से कम यूज़ करेंगे, है ना। फंजीसाइड्स जो हैं वो कम से कम यूज़ करेंगे। सेकेंड है अवॉइड डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन द प्लांट पैथोजन अगेंस्ट फंजीसाइड। अब डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन द प्लांट पैथोजन अगेंस्ट फंजीसाइड, ये क्या है ना। तो क्या होता है, जैसे कि कोई फार्मर है, वो एक ही फंजीसाइड को बार बार अपने खेत में यूज़ कर रहे हैं ना। वो मतलब एक बहुत सालों से एक ही फंजीसाइड जो है उस अपने खेत में उसका छिड़काव कर रहा है। तो क्या होगा, जो उसके प्लांट में डिसीज़ेस आती हैं, तो उस डिसीज़ के जो भी पैथोजेंस हैं उनमें उस केमिकल के लिए या फंजीसाइड के लिए क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे कि मच्छर हो गया है ना, तो मच्छर भगाने के लिए हम बहुत सारे हम लोगों ने उपाय किए शुरू से, है ना। हम लोगों ने क्या किया, कॉइल यूज़ किया, है ना, फिर ऑल आउट यूज़ किया। लेकिन कई बार क्या होता है, हम देखते हैं कि ऑल आउट के डब्बे के जो आपका डब्बा रहता है उसके ऊपर ही मच्छर बैठा हुआ है। तो क्या है, वो एक तरीके से रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है मच्छर के अंदर, है ना। तो अब लास्ट में हम क्या हो गया है, हमारे पास अब एक रैकेट बचा है, रैकेट यूज़ करते हैं। तो सेम वही पैथोजेंस के ऊपर भी लागू होता है। पैथोजेंस में भी जो है रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। तो अगर इसमें क्या होगा, कम से कम हम फंजीसाइड यूज़ करेंगे इंटीग्रेटेड डिसीज़ मैनेजमेंट में, तो रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होगा, है ना। फिर थर्ड है, इट इज़ एन इको फ्रेंडली स्ट्रेटेजी फॉर मैनेजमेंट ऑफ प्लांट डिसीज़। इको फ्रेंडली है क्योंकि कम से कम हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं। इट इज़ एन इकोनॉमिकली, अब कम से कम केमिकल हम यूज़ करेंगे, केमिकल कितने महंगे हैं, तो क्या होगा, वो इकोनॉमिकली भी होगा, है ना। फिर इंकरेजमेंट ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट, इसमें हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बायो कंट्रोल एजेंट के नाम जैसे कि ट्राइकोडर्मा, है ना, आपका स्यूडोमोनास, तो ये सारे बायो एजेंट्स हम यूज़ करते हैं, तो उनको इंकरेजमेंट भी मिलता है।